फैमिली बिजनेस भी टेक ओवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट इज बेसिकली सब जो एक ट्रैक जैसा है। अगर हम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप नीचे से चल रहे हो, तो आपने आपका खुद का बेबी है, आपने धीरे धीरे ग्रो किया, तो आपको शुरू से एक एम्प्लॉय को कैसे संभालना है, फिर 10 को कैसे संभालना है, फिर 20 को, फिर 30 को, फिर 50 को, ऐसा। यहाँ पे क्या है, आपको माउंटेन के बीच में हेलीकॉप्टर से छोड़ दिया है। वेलकम टू द इनसाइड टॉक्स चैनल। आज हमारे साथ है वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन बिजनेस, सीईओ ऑफ राज हाउसिंग, मिस्टर पीयूष बंसल। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपका जो राज हाउसिंग जो ग्रुप है वो कैसे स्टार्ट हुआ, वो फॉर्म कैसे हुआ और आप सीईओ कब से बने? तो मेरे डैड ने राज हाउसिंग फाउंड किया था 2006 में। उससे पहले वो एफएमसीजी के डिस्ट्रीब्यूशन में थे, मतलब उनके पास एजेंसीज था, विप्रो का, फिलिप्स का, फॉर्चून का, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप करते थे अंबानाथ उल्लासनगर बदलापुर में। 2006 में उन्होंने स्टार्ट किया एक प्लॉट लेके। हमारी कंपनी को 16 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं 2022 में। और ग्रुप के बारे में बताया तो हमारे राइट नाउ 12 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। हमने 18 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट्स हमारे ये एरिया में ही है, पाले जो शिव मंदिर के पीछे अंबानाथ ईस्ट में। और मैंने एज ए सीईओ पोजीशन लिया था मई 2019 में। तो मेरे को अभी इस मई में 3 ईयर्स कंप्लीट हुए। तो आपको स्टार्टिंग में मतलब फैमिली बिजनेस में जाना था कि आपको खुद का बिजनेस? स्टार्टिंग से मेरे को फैमिली बिजनेस में जाना था। तो मैंने मेरा स्कूलिंग इधर से किया, रोटरी स्कूल से, अंबानाथ से। और फिर 11th-12th किया था सीएचएम कॉलेज से साइंस, और फिर सिविल इंजीनियरिंग ही लिया था। तो सिविल इंजीनियरिंग किया एनआईटी सूरतकल से 2015 से 2019 के बीच में। और फिर डायरेक्टली बिजनेस में ज्वाइन हुआ, मतलब प्लेसमेंट वगैरह में मैं बैठा ही नहीं था। तो उसके पहले कोई मतलब आपका बिजनेस था? मतलब उससे पहले हम लोगों ने कॉलेज में एक स्टार्टअप किया था, साइकिल रेंटिंग स्टार्टअप था वहाँ पे। तो बेसिकली मिनट वाइज साइकिल हम रेंट पे देते थे। एक की डिस्पेंसिंग मशीन थी, क्यूआर कोड स्कैन करते थे। क्यूआर कोड मतलब एक ऐप था हमारा, क्यूआर कोड स्कैन किया, चाबी निकलती थी मशीन में से। चाबी निकलने के बाद आप साइकिल कितना भी टाइम यूज कर सकते हो, कोई भी लोकेशन पे लेके जा सकते हो। फिर ऐसा अलग अलग स्पॉट्स पे वेंडिंग मशीन्स थी। फिर समझो आप स्पॉट ए से स्पॉट बी पे गए, वहाँ पे साइकिल की डिस्पोज कर दिया। एक बार की डिस्पोज कर दिया तो जितना भी मिनट्स आपने यूज किया उस हिसाब से आपको चार्ज करते थे। तो वो बिजनेस हमारा एक्चुअली टेक ओवर कर लिया था फाइनल ईयर में। तो अभी आप सीईओ, तो आपका डैड का कितना इन्वॉल्वमेंट है बिजनेस के? तो डिपार्टमेंट्स बांटे हुए। तो मेरे डैड जैसे अकाउंट्स, लीगल, लैंड एक्विजिशन, लाइजनिंग, ये सब मेरे डैड देखते हैं। और मैं मेरा काम है, मेरा सेल्स देखना हो गया, कंस्ट्रक्शन है, एचआर है, परचेज है, ये सब रिक्वायरमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग हो गया, जो भी ह्यूमन सपोर्ट सिस्टम, जो भी एडमिन काम हो गया, ग्राउंड वर्क पे जो भी है वो है मेजरली। मतलब रियल एस्टेट एक बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो अकाउंट्स मेजर डिपार्टमेंट, तो अकाउंट्स अभी भी डैड के हाथ कंट्रोल में ही है। तो और अकाउंट्स के साथ मतलब फाइनेंस के साथ क्या क्या लगता है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या क्या जरूरी होता है? एक्चुअली तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि देखो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको एक तो कॉन्टैक्ट्स लगते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी। आपको लैंड खरीदना है, गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने, एक तो बहुत सारे गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने हैं। तो आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए सब जगह, आपको एक नैक चाहिए हर जगह अप्रूवल्स लेने का। फिर उसके बाद टीम चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक साइड पे इन जनरली जो स्केल अभी हमारे यहाँ जो स्केल है साइट्स का, हमारा जनरली ऑन एन एवरेज 250 से 300 फ्लैट्स की साइट है। तो आपको एक टाइम पे 100 लेबर चाहिए साइट पे। तो लेबर चाहिए, फिर आपको बाद में ब्रांड नेम चाहिए, क्योंकि आज का जो मार्केट है, मतलब एक जनरली ये B2C बिजनेस है। तो एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को ट्रस्ट आना चाहिए, क्योंकि आज आप मेरे को बुकिंग अमाउंट दे रहे हो और आपको घर मिल रहा है 2 साल बाद, 3 साल बाद। और कहीं काफ़ी रियल एस्टेट में ऐसा हो जाता है कि कभी कभी प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। तो ट्रस्ट और ब्रांड नेम होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है अंबरनाथ में है कि और भी किधर है? अभी करंटली अंबरनाथ और बदलापुर में। हम लोग जल्दी कल्याण एक्सपांड करेंगे। हमारा प्लान है बाय द एंड ऑफ 2023 कल्याण में एक प्रोजेक्ट चालू करेंगे। हमने लैंड एक्विजिशन कर दिया है, अभी अप्रूवल्स वगैरह का काम चालू है। तो आप प्लेस कैसा डिसाइड करते हो? मतलब अभी बदलापुर में आपने डिसाइड किया, तो आप प्लेस कैसा फाइनलाइज करते हो? जो तो जनरली है ना, मतलब एक बहुत बड़ा मिथ है ऐसे कि लोगों को ऐसा लगता है कि कंपटीशन इज नॉट अ गुड थिंग, बट जनरली रियल एस्टेट में और बहुत सारे बिजनेस में ऐसा कि कंपटीशन इज अ गुड थिंग। तो जहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब वो मार्केट है रियल एस्टेट का, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो फिर बेसिकली एक तो मुंबई में लोकल ट्रेन लाइफलाइन है, तो स्टेशन से प्रॉक्सिमिटी चाहिए। मतलब आपका मैक्सिमम रेडियस 4 किलोमीटर हो सकता है स्टेशन से, 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं। मतलब ऑटो का नेटवर्क होना चाहिए, एक तो लोकेशन हो गया। फिर बाद में जो बेसिक एमिनिटीज है, जैसे रोड होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होना चाहिए, वाटर का सप्लाई होना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और फिर लिवेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर समझो आजू बाजू में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, या समझो कहीं पर नाला है, तो वहाँ पे लिवेबल नहीं है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे लैंड कॉस्ट मैटर करता है, क्योंकि लैंड कॉस्ट, अगर आपकी लैंड बहुत एक्सपेंसिव है तो एट द एंड ऑफ द डे आपके अपार्टमेंट्स भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे। फिर वो मार्केट में सेल होना चाहिए। तो बिल्डर का जो काम रहता है और कंस्ट्रक्शन का अलग रहता है ना?
बिल्डर कैसे करता है कि प्लान आउट करता है, मैनेज करता है, और जो कंस्ट्रक्शन वो आउटसोर्स करते हैं। तो आप कुछ आउटसोर्स करते हो क्या आपका पार्ट होता है? डिपेंड करता है, अलग अलग रियल एस्टेट कंपनीज अलग अलग करती है। तो बहुत सारी कंपनीज टर्न की प्रोजेक्ट दे देती है। मतलब बेसिकली क्या कि ये लैंड है, मैंने ये प्लान अप्रूवल ले लिया है, और समझो फॉर एग्जांपल एक एबीसी कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर को पूरा टर्न की प्रोजेक्ट दे दिया कि हम मेरे को ये टाइल, ये नल, ये सब कुछ लगा के स्पेसिफिकेशन बिल्डिंग बना के देना है। तो जनरली हम वैसे नहीं करते हैं, हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं। तो लेबर्स हमारी नहीं है, बाकी मटेरियल वो पूरा हमारा है, सिलेक्शन पूरा हमारा है, ऐसा। तो एंड टू एंड मतलब जो लेबर को छोड़ के बाकी सब एंड टू एंड आपका ही होता है? बाकी सब एंड टू एंड हमारा है। लेबर भी कैसे है देखो, तो एक घर बनाने के लिए बहुत सारी लेबर चाहिए। मतलब हमारे यहाँ पे 28-30 एजेंसीज है। तो जैसे टाइल लगाने की अलग एजेंसी हो गई, पेंटिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ऐसा हर हम एक आदमी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं। तो एक आदमी शटरिंग करता है, फिर वो स्टील बाइंड करता है, फिर उसके बाद कंक्रीटिंग करता है, फिर उसके बाद ब्लॉक वर्क के लिए अलग, प्लास्टर के लिए अलग, पीओपी के लिए अलग, ऐसे बहुत सारी एजेंसीज है सबको, कारपेंटर। तो आप सबको अलग अलग देते हैं, हम सब लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं। तो अभी सब कंपनी 16 इयर्स पुरानी हो गई है, तो जो नेटवर्क पहले से बने हुए वही कॉन्ट्रैक्टर चलते आ रहे हैं, पूरा ट्रस्ट पे चलता है। हाँ, ये ऐसे नहीं है ना कि 10 दिन का काम है, आपने आज काम दिया 10 दिन में खत्म हो गया। आपने आज साइट दी तो 4 साल चलती है साइट, और कंप्लीट होने के बाद भी जब तक सब लोग रहने नहीं आ जाते पोजीशन, फिर बाद में आपको मेंटेनेंस वर्क है, तो मतलब एक प्रोजेक्ट लगभग 6-7 साल चलता है। तो कॉन्ट्रैक्टर को भी 6-7 साल सपोर्ट करना है बिल्डर को, और बिल्डर को भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट के टर्म्स में पूरा 6-7 साल अच्छे से मैनेज करना है। तो आप मार्केटिंग इसमें कैसा करते हो? इसमें मार्केटिंग के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करते हो? सेल्स एंड मार्केटिंग में इनिशियली पहले तो बहुत ऑफलाइन था, चल रहा है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो हमारी खुद की वेबसाइट है, वहाँ पे फॉर्म्स है, तो फिर हम लीड रिडायरेक्ट करते हैं सोशल मीडिया से वेबसाइट पे, या तो फिर बहुत सारे हाउसिंग पोर्टल्स है, जैसे housing.com है, 99 acres है, nobroker.com है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स है। तो पोर्टल से भी लीड जनरेशन करते हैं। बाकी चैनल पार्टनर का नेटवर्क है, तो जो सीपी बोलते हैं, ब्रोकर्स बोलते हैं, तो ब्रोकर्स पे भी बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट होता है। तो फिर बहुत सारे ब्रोकर्स हमारी कंपनी से 75 ब्रोकर्स एसोसिएटेड है। तो जैसे भी हमारा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, हम उनको नोटिफाई कर देते हैं कि भैया हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। तो फिर वो लोग आते हैं, खुद समझते हैं पहले प्रोजेक्ट पर, अपने क्लाइंट्स लेके आते हैं। तो बेसिकली रियल एस्टेट में मतलब सेल्स में है ना, 3 पोर्टफोलियो है, एक प्री सेल्स है, एक सेल्स है, एक पोस्ट सेल्स है। तो प्री सेल्स मतलब क्या, लीड जनरेट करना। तो ये सारा मार्केटिंग एक्टिविटी हो गया, ब्रांडिंग हो गया, इवेंट्स रख दिए, इससे लीड जनरेट कर दिया। लीड आपने प्री सेल्स को दे दिया, प्री सेल्स टीम का काम है कॉलिंग करके साइट क्लाइंट को साइट पे लेके आना। साइट पे क्लाइंट आ गया, फिर आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव को हैंड ओवर करना है। तो बेसिकली अगर एक बिल्डिंग पूरा सोल्ड आउट होने को, प्री सेल से लेके पूरा सोल्ड आउट कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है जो डेवलपिंग कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है। मतलब बेसिकली बहुत से बिल्डर्स ऐसे होते हैं कि समझो भी आज काम चालू किया तो पहले पूरा इंफ्रा रेडी कर लेते हैं, 3-4 स्लैब बनाते हैं, सैंपल फ्लैट बनाते हैं, उसके बाद ही सेल्स चालू करते हैं। कुछ लोग एकदम स्टार्ट से ही सेल्स चालू कर देते हैं। आप प्राइसिंग कैसा रखते हो उसके ऊपर है। समझो अभी आप एकदम लग्जरी प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपने प्राइस हाई रखा है एज कम्पेयर टू द मार्केट, तो फिर कस्टमर को भी वो प्राइस जस्टिफाइबल होना चाहिए कि भाई इसका फ्लैट महंगा क्यों है। तो फिर वो रुकेगा, आपका क्लब हाउस देखेगा, प्रोजेक्ट रेडी होने पे देखेगा। तो लग्जरी प्रोजेक्ट जनरली एंड में सेल होते हैं। अफोर्डेबल है, समझो फॉर एग्जांपल मार्केट का रेट है 25 लाख, आपने फ्लैट निकाल दिया 23 लाख में, तो मार्केट से सस्ता है तो फिर जल्दी निकलेगा। ऐसे तो डिपेंड करता है आपको क्या स्ट्रैटेजी रखना है। हम जनरली कैसे स्ट्रैटेजी रखते हैं कि समझो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल में समझो 100 फ्लैट है और 10 महीने में बिल्डिंग कंप्लीट होने वाला है, तो हम ऐसा टारगेट प्राइसिंग ऐसा सेट करते हैं कि हर महीना 10 फ्लैट बुक होना चाहिए। मतलब स्टार्ट टू एंड तक जैसे जैसे पोजीशन का टाइम है पूरा सोल्ड आउट होना चाहिए। तो होता है कि मतलब क्या स्ट्रगल क्या फेस होता है जब अगर कुछ टारगेट अचीव नहीं होता है? स्ट्रगल क्या है मालूम है, जैसे देखो B2C इंडस्ट्री है अभी, आप एक रियल एस्टेट में क्या है, आपने एक प्राइस रख लिया, आप फिर उससे नीचे नहीं जा सकते, आपको ऊपर ही जाना है या तो कांस्टेंट रखना है। तो एक बार आपने एक प्राइस रख दिया, आपने बेचना चालू किया, अगर समझो आपके पास क्लाइंट्स नहीं है तो आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि आपका इन्वेंटरी स्लो मूव हो रहा है तो आपको बस मार्केटिंग थोड़ा एग्रेसिव करके फिर जितना हो सकता है साइट विजिट लेके आके फिर सेल करना है। सबसे बड़ा स्ट्रगल कैपिटल का ही है। अगर समझो आपने प्रोजेक्ट चालू कर दिया, आप प्रोजेक्ट रुका नहीं सकते, काम तो करना ही है। अगर सेल नहीं हुआ तो फिर आपको अपनी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जाएगा। फिर वो कैपिटल का भी एक कॉस्ट है। समझो आप बैंक से फाइनेंस लेते हो, कहाँ से फाइनेंस लेते हो, तो उसका एक कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऐड होता जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि फाइनेंस मतलब कैपिटल कहाँ से आप लोग लाते हो? अगर इतना बड़ा कैपिटल है तो कैपिटल या तो देखो जनरली खुद का है तो खुद का, नहीं तो बैंक फाइनेंस है। बहुत बिल्डर लोग इस पे भी डिपेंड करते हैं ना, कितना अगर प्री सेल के ऊपर भी तो उससे कितना अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्या? प्री सेल्स पे है ना, जैसे समझो बहुत बड़ी ब्रांड हो गई ना तो ठीक है, अभी समझो अनलेस एंड अनटिल प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ है और कस्टमर को कुछ दिख नहीं रहा है तो जनरली कोई खरीदता नहीं है। कि भाई बहुत ही बड़ी ब्रांड हो गई तो बात अलग है,
जैसे लोधा हो गया, अभी लोधा वगैरह तो कैसे सेल्स ऑफिस में बेच देते हैं, हाँ उनको जरूरत नहीं पड़ता दिखाने का। बट अभी समझो जो नॉर्मल जैसे हमारी स्किल की ब्रांड्स है, उनको कुछ तो दिखाना पड़ता है प्रोजेक्ट में कि क्या है। तो प्री सेल से आप बुकिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। और क्या होता है, मोस्टली 90% क्लाइंटेल तो होम लोन लेते हैं। हाँ अब होम लोन का एक रेरा जो अथॉरिटी है, उन्होंने एक रूल सेट किया हुआ है कि बिल्डर को कैसे कैसे पैसे देना है। हाँ तो जैसे काम होगा वैसा ही पैसा मिलेगा। तो एक बार तो आपको पैसा डाल के काम करना पड़ेगा। हाँ, आपका काम होने के बाद आप बैंक से डिमांड कर सकते हैं। अभी क्या है, जो भी है रेरा वेबसाइट पे पूरा क्लियर है। आप कोई भी प्रोजेक्ट डालोगे, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोजेक्ट डाल दिया, राज रिगेलिया डाल दिया, तुरंत आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी में कितने पार्टनर है, क्या लैंड है, कभी लैंड खरीदा है, क्या प्लान अप्रूवल है, पूरा मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गई है रेरा से। तो आपका ये मेजर रोल क्या रहता है अपना ग्रुप में, सीईओ है? मेरा मतलब कैसे, अभी जैसे हमारे कंपनी में वी हैव अ टीम ऑफ 70-80 पीपल। तो जहाँ भी लोग अटके वहाँ पे मेरा काम है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अभी हमारा तो मेन काम कैसे हो गया, समझो लैंड एक्वायर किया हुआ है, लैंड पे प्लानिंग बिठाना हो गया। प्लानिंग बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही प्रोडक्ट है आपका। प्लान जो बैठा वो उस हिसाब से आपके अपार्टमेंट सेल होंगे। तो प्लान बिठाना हो गया, फिर सेल स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी हो गई, उसके बाद तो सेल स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी हो गई, आपको बाकी मटेरियल डिसाइड करने हो गए, कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करने हो गए। एक बार सब सेट हो गया, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, फिर आपको बस सुपरवाइज करना है कि कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेल्स प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर सेल से प्रॉपर रिकवरी आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर वो फंड्स कंस्ट्रक्शन में डाइवर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अभी देखो लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। तो इन केस अगर देखो किसी को एज अ बिल्डर या फिर एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर कुछ चालू करना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, या फिर क्या जो सिविल पास आउट है, सिविल इंजीनियर, तो वो लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? सिविल इंजीनियर्स को तो आई थिंक पहले, बिकॉज आज जो भी एजुकेशन इंडस्ट्री है, सिविल इंजीनियर्स एक ये फील्ड ही ऐसी है सिविल इंजीनियर ना कि आप थियोरी में नहीं पढ़ पाते हो। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो अगर समझो एक रिसेंट पास आउट है सिविल इंजीनियर, तो आई वुड तो सजेस्ट एटलीस्ट 3 to 5 years कोई कंपनी में काम करो। यू सी अ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब लैंड से लेके कस्टमर के हाथ में घर की चाबी दो, तो आपको समझ जाएगा कि क्या क्या काम है। पूरा एक बार काम समझ लो, देन उसके बाद अगर आपके पास कैपिटल की अवेलेबिलिटी है तो आप एक छोटा सा प्लॉट परचेज करके बिल्डिंग का काम चालू कर सकते हो। कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इनिशियली यू कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर। आप कॉन्ट्रैक्ट लेके एक काम कर सकते हो, फिर देन धीरे धीरे कैपिटल बिल्डअप करके आपका जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो सब स्ट्रॉन्ग करके फिर तो बैंकिंग फाइनेंस से भी आप लोन ले सकते हो। तो पहले एक बार सीख के आई थिंक यू शुड गेन एक्सपीरियंस, और उसके बाद ही खुद को स्टार्ट करना चाहिए। ग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। हाँ, ग्राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि थियोरी में नहीं सीख ही नहीं पाओगे। इंडस्ट्री ऐसी है, आप इमेजिन कितना कर पाओगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे। और एक पर्सनल क्वेश्चन जैसी है, इनकेस देखो बहुत बिजनेस वालों को लगता है कि अगर मेरे डैड का, बहुत लोगों को लगता है मेरे डैड का बिजनेस है तो फिर बहुत इजी होता है उन लोगों की, ऑलरेडी एक बेस मिला होता है उन लोगों को बिजनेस का। फिर जो लोगों को लगता है जो नया स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों को बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कोई बेस नहीं होता है, कुछ होता नहीं है। तो एक्चुअली फैक्ट है कि इसमें कुछ होता है। देखा जाए तो एवरीथिंग इज टफ। अगर लोगों को लगता है कि यार इसका इतना बड़ा बिजनेस है, इसको तो आसान होगा, इतना पीयर प्रेशर भी है। अभी मैं आज मेरी एज है 24 इयर्स, मेरे पास जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में 55 इयर्स के। तभी वो 55 इयर्स का जो एम्प्लॉई है उसको वो मेरी क्रेडिबिलिटी लगनी चाहिए ना कि वो मेरी बात सुने। फैमिली बिजनेस भी टेक ओवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट इज बेसिकली सब जो एक ट्रैक जैसा है। अगर हम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप नीचे से चल रहे हो, तो आपका खुद का बेबी, आपने धीरे धीरे ग्रो किया, तो आपको शुरू से एक एम्प्लॉय को कैसे संभालना है, फिर 10 को कैसे संभालना है, फिर 20 को, फिर 30 को, फिर 50 को, ऐसा। यहाँ पे क्या है, आपको माउंटेन के बीच में हेलीकॉप्टर से छोड़ दिया है, आपके पास ऑलरेडी 70-80 एम्प्लॉय है, तो आपको है तो स्ट्रगल ही है। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना भी आसान नहीं है। मैं तो स्टार्टअप भी करके बैठा हूँ, मेरे को मालूम है, उसमें अलग लेवल के स्ट्रगल है, इसमें अलग लेवल के स्ट्रगल है, बट बोथ हैज इट्स ओन डिफिकल्टी। इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है फैमिली बिजनेस में, क्योंकि यू हैव अ लॉट टू लूज। खुद का बिजनेस होता है तो क्या जनरली देखो, आदमी कोई भी नया बिजनेस चालू करेगा, आज समझो मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूं, पर मैं नया बिजनेस चालू करूँ तो एक बहुत छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करूंगा, धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, और इसमें क्या है, आपके पास कंट्रोल बहुत सारी चीजों का है। एवरी मिस्टेक यू मेक will make a very big loss। तो यहाँ पे वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर फैमिली का प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, और इतने लोगों का प्रेशर है। आज समझो हमारे पास इतने एम्प्लॉयज है, इतने लेबर्स है, मेरा एक स्टेप से उनका काफी नुकसान हो सकता है। तो एक बहुत छोटी एज में उतनी मैच्योरिटी से वो सब चीजें हैंडल करना भी मुश्किल है, और खुद का बिजनेस स्टार्ट करना तो ऑल टुगेदर बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो भी एक टास्क ही है। आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, आपका सेटअप बनाना है, फाइनेंस अरेंज करना है, एम्प्लॉय सेटअप करने हैं। थैंक यू सो मच, आप आए, आपका टाइम दिया, आपने जो आपका एक्सपीरियंस है, नॉलेज शेयर किया, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर।